घटती संपत्ति वाला मैं हूँ। अच्छा, तो आपकी संपत्ति बढ़ नहीं रही है, घट रही है। बेच बेच के चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ मैदानी सीटों पर भी आपके कार्यकर्ता तो बहुत समर्पित हैं आपके प्रति। आप जो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ का ये जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब जब समय महत्वपूर्ण होता है तो कई राजनीतिक हस्तियां जो चुनाव में शामिल होती हैं उनके बयान भी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो अभी के जो बयान हैं, खासकर सत्ताधारी दल के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के, तो उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं और नित्य उनके जो नए बयान आ रहे हैं उससे कांग्रेस के लोग भी अचंभित हैं। सिंहदेव जी का जो परिवार है वो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से राजनीति में है, कांग्रेस पार्टी में ही सक्रिय रहा, अभी भी वो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। ये बात अलग है कि उन्होंने बीच बीच में सीएम ना बनाने को लेकर कई टिप्पणियां ऐसी की कि बाद में आलाकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। इसका भी एक राज है जो हम कभी और खोलेंगे। अभी के जो उनके बयान हैं ठीक चुनाव के पहले, चुनाव होने को है, अक्टूबर में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में परिणाम आ जाएगा। तो ऐसे में जो सिंहदेव जी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम एक लक्ष्मण रेखा को मानते हैं और जिन्होंने भी लक्ष्मण रेखा पार की है वो ठीक नहीं है। स्पष्ट कहा जाए तो सिंहदेव की वक्र दृष्टि में सीतापुर के विधायक जो वर्तमान मंत्री हैं अमरजीत भगत, 4 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं बृहस्पति सिंह जो रामानुजगंज से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। तीसरे नंबर पे हैं चिंतामणि, साथ ही 1-2 नाम और हैं जिनका खुलासा भी हो जाएगा। और ये इसलिए कि लगातार सिंहदेव खुद कहते आ रहे हैं कि सरगुजा संभाग में जो 14 सीटें हैं, कुल 14 सीट, उसमें कुछ जगहों पर कांग्रेस विधायकों से लोगों को नाराजगी है, उनके काम अच्छे नहीं। राजनीति में जिसे कहा जाए तो एक कूटनीतिक संकेत होते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक सीट पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, वहीं पे इनके जो निराला, इनके जो कभी खासम खास रहा करते थे वो अमरजीत भगत के अगेंस्ट में एक्टिव हो चुके हैं और वो बीजेपी में जा चुके हैं। सिंहदेव जी ने उससे भी बोला कि भाई उनका व्यक्तिगत वो है, कोई भी जा सकता है, किसी भी दल में जा सकता है। लेकिन जो सियासी पारा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो दिन पर दिन चढ़ते जा रहा है और सिंहदेव जी लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं कि वो सुर्खियों में रहते हैं और दोनों कोई जो पार्टी है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही उसमें अपने अपने समीकरण बनाते दिखते हैं। ऐसा ही एक बयान, जो बेबाक बयान उन्होंने ईडी पे दिया। ईडी की जो कार्रवाई है उससे पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का दौर शुरू है कि अब अगला नंबर किसका। हमने उनसे साफ पूछा कि सिंहदेव जी, आप तो सबसे अमीर, 500 करोड़ रुपए से ऊपर की चल अचल संपत्ति तो इन्होंने अपनी डिक्लेयर की है, तो आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आती है? बड़ी बेबाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं। साथ ये भी कह दिया कि अभी तक तो कोई कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई कांग्रेस का नेता तो जेल में नहीं है, जो भी जेल में वो अधिकारी हैं, नहीं छूट रहे हैं, इसका मतलब ईडी के पास प्रमाण है। लेकिन ये भी कह दिया उसे संतुलन करते हुए कि ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, दुरुपयोग भी कर रही है। बहरहाल एक राजनेता कोई भी जब है वो बात करे और खासकर जब टीएस सिंहदेव जो बात करें तो वो बातें उनकी दूर की कौड़ी साबित होती हैं, ये तय है। आइए हम जानते हैं उनसे इस संदर्भ में कि खासकर ये जो ईडी वाला प्रकरण है और इनकी जो अपने ही कांग्रेस के लोगों पे जो इनका लगातार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अपमान किए, जिसे लेकर सिंहदेव आहत हैं। भले ये कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन नाराजगी तो उनके बयान से दिख रही है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कोई खलबली मची हुई है। उस हिसाब से फिर परिस्थितियां बनती हैं। क्योंकि आपने अभी बोला भी कि जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा लांघे और एक सीट की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन यदि देखा जाए तो सीतापुर से निराला उतर रहे हैं, वहां से भी बृहस्पति सिंह का भी वो एक निराला का संपर्क
राजनीति में जी। एक बार वो दूसरे पार्टी में चले गए तो हम लोग से नहीं है, मेरे से नहीं। जब तक वो कांग्रेस में थे वो कई बार से टिकट के लिए इच्छुक थे और इन लोग आए भी थे, कई लोग आए थे और मैंने उनको यही कहा कि अमरजीत भगत जी का टिकट मिलेगा। और जहाँ तक है इसमें मेरा आप लोग को ये सुझाव है कि इसमें पहल ना करें तो अच्छा है। 2003 में भी आपने सीतापुर के लिए कहा था कि इस सीट को मैं जिता के लाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि जिता के लाऊंगा। लेकिन आपने प्रचार किया था खुल के अमरजीत भगत का। 2003 में राहुल गांधी जी आए थे और दरिमा में अमरजीत शायद उनसे मिले होंगे और यहाँ जब स्टेडियम में आए अंबिकापुर कॉलेज स्टेडियम ग्राउंड में, तो जाते जाते हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले वो जो घेरावा बना रहता वहाँ मेरे को बुलाया और वहाँ उनने मेरे को ये कहा कि इनकी अगर आप मदद करते तो अच्छा लगेगा टाइप शब्द दूसरे थे, उन्होंने मुझे कहा और उनका वो कहा हुआ मैंने एक डायरेक्शन के रूप में लिया और मेरे से जो बन सका वो उनके लिए कठिन था वो चुनाव जीतना, ये सच्ची बात है। मैं वहाँ रुका भी, रात भी रुका, बहुत लोगों से बात की, उन लोगों को सहमत कराने की कोशिश की। उस समय गाना चल रहा था तुम तो हो परदेशी साथ क्या निभाओगे, यानी एक बड़ा विपरीत माहौल था कि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से बाहरी कैंडिडेट के रूप में लोग उस समय स्वीकार नहीं कर रहे थे। सेकंड इलेक्शन भी उनके लिए टफ था। मेरे से जो बना मैंने सहयोग किया, वो जीते। उसके बाद उनने थोड़ी अपनी जगह भी बना ली और इस बार भी इस तरह की जब बात आ रही थी तो मैंने सभी लोगों को कहा जो साथी थे, क्योंकि कांग्रेस में थे, कि टिकट आप ये मानिए जहाँ तक मेरी राय होगी अमरजीत भगत का टिकट मेरे तरफ से फाइनल है। वो तो फाइनल तो पार्टी करेगी, मैं फाइनल कौन हूँ करने वाला। फिर मेरे तरफ से अगर कभी भी पूछा जाएगा तो सिंगल नाम अमरजीत भगत का जाएगा। तो आप लोग साथ रहने का कोशिश करिए कि नहीं हमारा ये नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, कभी कुछ काम नहीं होते, लोगों के मन में बात रहती है। तो वही हम लोग का प्रयास रहता है कि मनाना। इस बार यदि राहुल गांधी कह दें आपसे कि बृहस्पति सिंह को भी आपको जिताना है, चिंतामणि को भी जिताना है, अमरजीत को भी जिताना है, तो मानेंगे कि क्या होगा? मैं राहुल जी से बात करूंगा, जो भी बात आएगी मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा, एक सर अंतिम सवाल, यदि अभी देखा जाए तो एक ईडी के छापों से पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरा दहला हुआ है। इसमें एक बात ये भी तो आ रही है कि आखिर यदि उनके पास प्रमाण नहीं होते तो कुछ जो कोल स्कैम में अंदर है तो अभी तक अंदर है सर, न्यायालय तो खुला हुआ है। ओम माथुर जी से जब मैंने व्यक्तिगत ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो न्यायालय तो खुला हुआ है, देश की न्याय व्यवस्था पे उनको यकीन रखना चाहिए, उस पर जाए वो। आपके यहाँ सर ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? एक ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना सर। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं वो कब आएंगे। जिस तरह से वो चल रहे हैं न जाने कब वो आ जाए। आज देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने कमेंट कर दिया था कि सीबीआई तो एक पिंजरे में कैद होता है। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, वो उच्चतम कोर्ट है, उनका विवेक है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से संस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे, उनकी विश्वसनीयता पे एक आंच भी आती है। क्या किया, किसने कैसा किया नहीं मालूम, या मालूम भी है तो सब जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कार्रवाई की, जैसे आपने बताया कि अभी सजा तो नहीं सुनाई लेकिन बंदी बनाया। कानून इतना कड़ा है ईडी का। बेल वेल में भी बड़ी दिक्कत होती है। बेल के लिए कई एप्लीकेशन लगे लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। कई लोगों के एप्लीकेशन बेल के लगे लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। कानून इस प्रकार का है। वो बोलते होंगे कि हमारे पास ये सबूत है। इतने सारे सबूत जिनके आधार पे बेल नहीं मिल रही है, तो कौन सा वो सबूत है कि कांग्रेस के लोगों के बारे में उनके पास है और वो बता नहीं रहे? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? अगर सबूत ऐसे हैं कि जिनको उनने बंदी बनाया है उनको बेल नहीं हो रही, बेल क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि लगाते होंगे एप्लीकेशन बेल के लिए जो बंदी है, और जब कोर्ट में जाता है बहस के लिए तो ईडी की तरफ से लोग बोलते होंगे कि देखिए ये सबूत है, अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इनको
छोड़ना उचित नहीं होगा। तो सबूत होंगे तब तो कोर्ट कह रहा है नहीं, एक दिन बेल नहीं, दूसरे दिन बेल नहीं, चौथे दिन बेल नहीं, चौथी बार 10वीं बार भी बेल नहीं। इसका मतलब प्रमाण है इसके मतलब उनके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि कोर्ट भी कह रहा है कि अच्छा ठीक है अभी जांच कर लो, और हम पूरी पता नहीं कर पाए, नहीं तो हम सजा ही सुना देते, लेकिन हमारे पास प्रमाण है, इनको छोड़ना नहीं। तो उतनी बातों में जिसमें बेल नहीं मिल रही, किस कांग्रेस के व्यक्ति का नाम आया कि उसको जेल नहीं हुई अभी तक? कल क्या होगा वो एक अलग बात। हाँ, छत्तीसगढ़ में तभी तक छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, दिल्ली में हमने सुना, देखा, आश्चर्य लगा। मनीष सिसोदिया जी को मैं भी जानता हूं, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसी कोई बात होगी कि उनको जेल जाने की स्थिति आई। उनको बंदी बनाया हुआ है, जेल में है, जो भी बात होगी। यहाँ कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। अधिकारी हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें दुनिया में होती रहती हैं, समाज में होती रहती हैं, चलन में होती रहती हैं, परिवार में होती रहती हैं, सब जगह होती रहती है, जिसका सबूत नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं होता कि हाँ ये है, हो ही नहीं सकता है कि होता है, कई चीजें होती हैं। सर, पूरे छत्तीसगढ़ में, एमपी छत्तीसगढ़ देखा जाए, बहुत आप अमीर प्रत्याशी हैं। 500 करोड़ से ऊपर की चल अचल संपत्ति है। हर चीज़ों के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके पास कुछ प्रमाण है कि जो अधिकारी हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, और लेकिन कोई कांग्रेसी अभी तक अंदर नहीं हुआ है। मैंने वही कहा कि जो उनने कार्रवाई की है, अगर बेल नहीं मिल रही है तो कोर्ट के पास भी कुछ न कुछ तो उनने जानकारी रखी होगी जिस कारण से बेल नहीं मिल रही। साथ ही कुछ लोगों के ऊपर जो ईडी कार्रवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नहीं, इनका बेल बरकरार रहेगा, वो अभी बंदी नहीं बनाए गए हैं, और आगे अभी इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई आप नहीं करेंगे। हाँ, अंतरिम राहत दी है। अंतरिम राहत छत्तीसगढ़ जो शराब घोटाला है तथाकथित, उसको लेकर। शराब घोटाला तो नहीं मालूम, एक दो व्यक्तियों का नाम जी उसमें आया था जो अधिकारी हैं, उनके संदर्भ में हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 बार आ गया कि बेल भी उनको मिली, अंतरिम बेल भी उनको मिली, और कार्रवाई दंडात्मक न करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसी अंतरिम बेल के साथ। तो ये भी एक पहलू है कि अगर उनके पास इतनी जानकारी होती या प्रोसीजरली उनने काम सही तरीके से किया होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों रोकती? वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि बेल नहीं दे रही है बाकी लोगों को। लेकिन दूसरी चीज ये भी तो है ना सर कि इस राज्य के सबसे अमीर प्रत्याशी टीएस सिंहदेव जी हैं। कागज उसके नहीं कागज पे हैं आप एक राज परिवार के हैं, तो ईडी सर ईडी आपके ऊपर क्यों नहीं अटैक कर दी? यक्ष प्रश्न तो बनता है ये। मैंने तो कहा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, क्या पता वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं अपने तरफ से प्रयास तो करता हूं कि आज की इस दुनिया में अपने आप को जितना बचा सकूं। कहीं कोई बात ही नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कोई बहुत कुछ हो रहा है ना, मेरी मानसिकता वैसी है, वो एक अलग बात है। तो ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक चीज इंतजार, रुके हैं हम लोग भी, और दूसरी चीज अभी कोई ऐसी बात उनकी जानकारी में आई नहीं होगी। तीसरी चीज है कि शायद ना हो, वो तीसरी चीज है। और संपत्ति की भी आपने बात की तो शायद घटती संपत्ति वाला मैं हूं। पहले चुनाव की संपत्ति बढ़ नहीं रही है, घट रही है। बेच के चुनाव लड़ रहे हैं, बेच के अपनी जमीन और संपत्ति, या तो कुछ संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज यहाँ बेची वहां खरीदी, या चुनावों में लगा रहे हैं, लगाए भी है। इस बार कितना लगा रहे हैं सर आप? पिछले बार से कम। पिछली बार से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। टीएस सिंहदेव जी जो डिप्टी सीएम है उनसे लिया हुआ ये इंटरव्यू। इसकी 2 कड़ियां हम और भी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ल आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।